Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series। तो दोस्तों JIB on the Go सीरीज के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक तो उनको कवर अप कर रहे हैं, साथ ही साथ टॉपिक्स के जो रेलेवेंट MCQs हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थीम भाई। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है इन्हीं सेशंस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। तो आप लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर एक टॉपिक के ऊपर भी मास्टरी करने के लिए मिल जाएगी और साथ ही साथ कंसर्न MCQ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। तो आप लोग इस JIB ऑन द गो सीरीज का जो है वो यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर, जहां पे 15 से 20 मिनट के अंदर टॉपिक को भी आप लोग कवर कर पाएंगे और कंसर्न MCQ को भी प्रैक्टिस कर पाएंगे गाइस। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में भाई। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों की एग्जामिनेशन के अंदर। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे फॉर all the component of JIB exam guys। so you can have a look on this particular document भी, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में। तो देखिए गाइस, इंडिया के अंदर किस तरह से जो है वो हम लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री का सेटअप होता हुआ देखने के लिए मिला, या फिर किस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर था वो हम लोगों को जो है ब्लॉसम होता हुआ देखने के लिए मिला, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों से जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया को जो है 3 फेजेस के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज फेज 1, सेकंड इज फेज 2 एंड थर्ड वन इज द फेज 3 गाइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फेज 1 के बारे में, जिसको हम लोग अर्ली फेज भी बोल देते हैं भाई। अब अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एनालाइज करेंगे तो इट इज फ्रॉम 1770s टू 1969। अब ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम के ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया एंड सेपरेट अदर काइंड ऑफ रूलर्स वर देयर इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1947 के अंदर जो इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों को ये अर्ली फेज को आप लोगों ने याद रखना है कि इसका एक तो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों ने याद रखना है 1770 से लेकर के 1949। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो सबसे पहला बैंक था जिसको एस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर ऑफ 1770। हालांकि इसके ऑपरेशंस को जो था वो बाद में क्लोज कर दिया गया इन द ईयर ऑफ 1832 गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक हल्की सी स्टोरी आप लोगों को समझनी है। देखिए, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे तो जो इंडिया था उसको ब्रिटिशर्स 2 तरह से रूल कर रहे थे। एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस किन किन एरियाज को बोला जाता था जहाँ पे हम लोगों को ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल देखने के लिए मिलता था गाइज। इसके अलावा अगर हम लोग प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूल हम लोगों को देखने के लिए मिलता था गाइज। तो अब ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, इनमें से सबसे रिच प्रोविंस हुआ करता था हमारा बंगाल, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 बहुत ज़्यादा रिच प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलती थी। अब ये स्टोरी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी स्टोरी के साथ आप लोगों को लिंक करने हैं ये पर्टिकुलर फैक्ट। क्योंकि अगर आप लोग फैक्ट डायरेक्टली रिटेन करने की कोशिश करोगे कुछ दिनों में वो भूल जाएंगे, बट इस स्टोरी के थ्रू जो है वो आप लोग जो है वो लंबे टाइम तक इन फैक्ट्स को रिटेन कर पाएंगे गाइज। अब देखिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए। कौन कौन से थे वो? बैंक ऑफ बंगाल 1809 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 के अंदर और बैंक ऑफ मद्रास इन 1843 गाइस, ठीक है। अब इन तीनों बैंक्स को जो है वो मर्ज कर दिया जाता है इन 1921 के अंदर। बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये जो तीनों प्रेसिडेंसीज हैं इनके बैंक्स को मर्ज कर दिया जाता है और हमारे पास जो बैंक निकल के आता है उसको बोला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गाइस। इनको मिला करके, इनको मर्ज करके जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1921 के अंदर। अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसी का नाम हम लोगों को जो है वो इवेंचुअली चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है 1955 में, और इसको क्या बोला जाने लगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाने लगा भाई। अब अगर हम लोग रेगुलेटर की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर है आज की डेट में हम लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर का। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एज अ प्राइवेट एंटिटी जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। किस एक्ट के थ्रू? थ्रू RBI एक्ट 1934 गाइस। अब RBI को फिर बाद में नेशनलाइज कर दिया गया 1949 के अंदर, और जिसके बाद से इसने फिर एक्ट करना स्टार्ट किया एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया गाइस। तो ये हम लोगों ने देखा अर्ली फेज के बारे में भी, ठीक है। ये आप लोगों को देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान देखने के लिए मिल रहा है विच वॉज द
फर्स्ट बैंक टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1770। ये ईयर्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, और कब कौन से बैंक को मर्ज किया गया, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फेज 2 के बारे में। अब देखिए फेज 2 को जो है वो हम लोग नेशनलाइजेशन फेज भी बोल देते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1969 से 1991 तक गाइस। अब देखिए ये वो पीरियड है जिस टाइम के ऊपर हम लोग देखते हैं कि भाई बैंकिंग सेक्टर के द्वारा इवन अक्रॉस द ग्लोब हम लोग ये देख रहे थे कि भाई बैंकिंग सेक्टर ने पहले जो हाईली रिच इंडिविजुअल्स थे या फिर जो हाईली एफ्लुएंट कस्टमर्स थे उन्हीं को अपनी सर्विसेज देना प्रेफर किया, क्योंकि वो अच्छा खासा एक डिपॉजिट बैंक्स के लिए ला रहे थे, तो बैंक को लग रहा था कि यही हमारे लिए जो है प्रॉफिट भी जनरेट करवा पाएंगे। बट क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सिंस मोस्ट ऑफ द बैंक एट दिस टाइम केटर्ड ओनली टू द रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड निशेस, सो ये ज़रूरी हो गया कि भाई हम लोगों को जो है बैंक्स की नेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो है लास्ट मैन ऑफ इंडिया को सर्व कर पाएँ, ठीक है, विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई जो लास्ट मैन ऑफ इंडिया है उस तक बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा पाएँ हम लोग, उनको क्रेडिट की एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करवा पाएँ, और उनको बैंकिंग सेक्टर के साथ में जो हो किसी ना किसी तरह से इंटीग्रेट कर पाएँ, बैंकिंग इंक्लूजन कर पाएँ भी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज कर दिया जाता है 1969 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। ये ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ईयर्स आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखने भी। 14 बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज कर दिया गया और 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980 गाइस। अब हम लोगों ने देखा कि इसी पर्टिकुलर नेशनलाइजेशन फेज के अंदर, क्योंकि हम लोगों को कॉमन मैन ऑफ इंडिया तक जो था वो सर्विसेज पहुंचानी थी बैंकिंग की, तो इसलिए एक्सपेंशन भी बैंक्स के द्वारा होती हुई हम लोगों ने देखी कि उनके द्वारा अपने ब्रांच नेटवर्क को एनहांस किया गया, सो दैट कस्टमर बेस को जो है वो एनलार्ज किया जा सके, एनहांस किया जा सके भाई। सो दिस इज आर फेज 2 गाइस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 1969 से लेकर के 1991 का टाइम पीरियड है, और इसको हम लोग नेशनलाइजेशन फेज भी बोल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फेज 3 भाई। अब देखिए फेज 3 को हम लोग जो है लिबरलाइजेशन फेज बोल देते हैं। फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स अभी तक हमारा जो है वो उसको हम लोग जो इसी टाइम पीरियड में कंसिडर करेंगे, फेज 3 में ही कंसिडर करेंगे। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लोगों को रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले फ्रॉम 1991। अब ये जो 1991 है इसी टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि एलपीजी रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि 1990s के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया को फेस करना पड़ा था, उस वजह से इन पर्टिकुलर रिफॉर्म्स को लाया गया। तो इसीलिए यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी को जो था वो सेटअप किया जाता है 1991 के अंदर, जिसके द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड रिकैपिटलाइजेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब कि जिस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, मतलब किस तरह से फंक्शनलिटी होगी, क्या हायरार्की रहेगी, किस तरह से जो है वो हम लोगों को कंप्लायंस फॉलो करने हैं, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, उनको सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर किया जाने के लिए इन्होंने बोला। साथ ही साथ इन्होंने बोला रिकैपिटलाइजेशन की बात की इन्होंने। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई बैंक के पास इतना सरप्लस कैपिटल होना चाहिए कि किसी भी तरह का अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, जैसा 1990s में हम लोगों ने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस तरह का अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो बैंक शुड बी एबल टू फेस दैट इकोनॉमिक डाउनटर्न भाई। तो इसीलिए रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर इन्होंने बात की। साथ ही साथ नरसिम्हन कमेटी ने क्या बोला कि भाई लाइसेंसेज शुड बी गिवन टू ओपन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट एंटिटीज़ को भी जो था वो इन्वाइट किया जा रहा था कि भाई आप लोग भी बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बनिए, बिकॉज अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे वो मास नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैटर नहीं कर सकते, तो इसलिए प्राइवेट बैंक्स को भी यहाँ पे जो लाइसेंस वगैरह दिए गए। आफ्टर दैट डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है गाइज, देखिए पहले क्या होता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता था कि भी किस बैंक को जो है वो किस बैंक के द्वारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को दिया जाएगा ऑन एफडी एंड सेविंग्स अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, और किसी एक पर्टिकुलर बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर से रिसीव करना है इन केस ऑफ लोन। तो ये सारे डिसीजंस पहले कौन लेता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता था। बट अब थोड़ा लिबरलाइज कर दिया गया बैंक्स को भी, आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं, बट हाँ ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिडक्शन इन CRR एंड SLR। अब देखिए CRR क्या है, CRR इज कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो गाइज। अब देखिए फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि जो CRR और SLR हैं इनकी फॉर्म में बैंक्स को कुछ कैश जो रिजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे CRR की अगर मैं बात करूं तो बैंक्स को जो है कुछ कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम लोग जो है CRR की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और SLR क्या है, जहाँ पे बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, कैश, गोल्ड, ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो बैंक्स के द्वारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की फॉर्म में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, एसएलआर की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब इनमें रिडक्शन कर दी गई कि भाई बैंक्स को, अगर पहले बोला जा रहा था कि भाई सीआरआर जो है वो बैंक्स के लिए मान लो कि जो है वो 4% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ जो है वो बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करना है, तो उसको कम करके जो था वो 2% कर दिया। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ऐसा करने से हुआ क्या कि बैंक्स के पास सरप्लस पैसा ज़्यादा बचने लग गया, लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा ज़्यादा बचने लग गया, जिसका बैंक्स जो थे वो अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते थे, या फिर एज ए लोन जो था वो उस पैसे को दे सकते थे अपने कस्टमर्स को भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिबरलाइज किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर को, अगर आप लोग ओवरऑल इसका जो है वो सिनेरियो समझें इस फेज 3 का। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कम्पिटिटिवनेस। अब क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे, जिस वजह से यहाँ पे फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स जिनको एनकरेज किया गया कि आप लोग भी बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बनिए, अब इनके बीच में एक स्टिफ कंपटीशन हम लोगों को देखने के लिए मिला, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे अब अगर कोई एक कस्टमर जो हो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ जो है वो अगर अपना अकाउंट ओपन अप करता है और उसको बेटर सर्विसेज दी जा रही हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी उन्हीं सर्विसेज को देने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो भी अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाएँ और दूसरे बैंक के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ भी। तो ये हम लोगों ने देखा फेज़ 3 के अंदर, हम लोगों ने देखा ये सब हम लोगों को जो था वो चेंजेस होते हुए देखने के लिए मिलेगा इस। ठीक है, अब अगर हम लोग अभी प्रेजेंटली देखें तो प्रेजेंटली हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 45 फॉरेन बैंक्स, इसके अलावा 43 रीजनल रूरल बैंक्स एंड 96,000 रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर। अलॉन्ग विद दिस 53 शेड्यूल्ड एंड 1470 नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर। अब ये फिगर्स आप लोगों को ऐसा याद नहीं रखने, बट हाँ एक आप लोगों को होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर हम लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं गाइस। ठीक है, अब अगर हम लोग एनपीए की बात करें तो आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि भी जो ग्रॉस एनपीए है उसका रेशियो फॉर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वो 20 साल में सबसे कम देखा गया, ऑफ 2.2% एज ऑफ मार्च 2025। दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस कि मार्च 2025 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि 20 साल में सबसे कम जो था वो नॉन परफॉर्मिंग, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो हम लोगों ने देखा भी, दैट वाज 2.2%। और अगर हम लोग टोटल अमाउंट की बात करें कि अमाउंट में कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाज अराउंड 2,73,413 करोड़ गाइस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि एनपीए जो कम हो रहा है। एनपीए क्या है, ऑलरेडी हम लोग जो लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसे लोन्स और एडवांसेस जिनके थ्रू इनकम आना जब बैंक को बंद हो जाती है, 90 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, जब किसी भी तरह की जो पेमेंट है वो ओवरड्यू रहती है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। तो वो सबसे वो हम लोगों को डिक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस। इट मीन्स बैंक्स के अंदर जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ एसेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली प्रेजेंट सिनेरियो विच वॉज गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। सो आई होप नाउ दिस हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इज क्लियर टू यू गाइस कि हम लोगों ने 3 फेजेस के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब there is a question for you guys. The nationalization of banks in India during the period 1969 to 1991 was primarily aimed at reducing the number of private banks in the economy, using banks as instrument to achieve the social objectives, increasing competition among foreign and domestic banks, enhancing profitability of public sector banks. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. देखिए 1969 से 1991 का ये जो फेज़ है इसको हम लोगों ने नेशनलाइजेशन फेज़ भी बोला, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई बैंक्स को जो था वो नेशनलाइज किया जा रहा था। क्यों? सो दैट हम लोग जो है सोशल ऑब्जेक्टिव को सबसर्व कर पाए, मतलब जो कॉमन मैन ऑफ इंडिया है वहाँ तक जो है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुँचा पाएँ भाई। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हेयर। Next is, which of the following statements about the presidency banks is or are true? The Bank of Bengal was established in 1809. Bank of Madras was established before the Bank of Bombay. All 3 presidency banks were merged to form Imperial Bank of India in 1921. The Imperial Bank of India was later renamed as Reserve Bank of India. So you need to choose the correct option here. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option नंबर ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। अब सेकंड स्टेटमेंट और जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत क्यों हो जाती है? देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर रीनेम्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं भाई, इट वाज लेटर रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक ऑफ मद्रास वाज एस्टेब्लिश्ड बिफोर बैंक ऑफ बॉम्बे। तो देखिए मैंने आप लोगों को जब बताया कि भाई किस तरह से ये बैंक्स जो थे वो एस्टेब्लिश किए गए थे, तो बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बॉम्बे 1840 में और मद्रास का जो बैंक था वो 1843 में। इस तरह से लोकेशन के साथ आप लोग जो है याद रख सकते हैं, 1809, 1840 एंड 1843 गाइस। ठीक है, तो ये हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे गलत हो जाती है अभी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बैंक ऑफ मद्रास वाज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द बैंक ऑफ बॉम्बे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, फिर बैंक ऑफ मद्रास आया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसीलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A guys, that is 1 and 3 are the true statements here. Next is based on the latest RBI data as of March 2025, which of the following statements regarding gross non-performing asset is correct guys? So gross non-performing asset ratio of for all scheduled commercial bank declined to 2.2%. This 2.2% gross non-performing asset ratio is the highest it has been in the last 20 years. The total GNPA amount was approximately 2,73,413 crore. So you need to select the correct answer using the codes given below. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only भाई. अब second statement गलत क्यों हो जा रही है? क्योंकि it has been highest नहीं भाई, it is lowest in the last 20 years guys. ठीक है, तो इसलिए ये statement हमारी गलत हो जाती है और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आर दी ट्रू वन गाइस. ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया गाइस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है. अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे गाइस. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेआईबी के कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. अब यहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे भी. तो यहाँ पे गाइज आप लोगों को जो है एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करवाई जा रही है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आप लोग चारों कंपोनेंट्स को कवर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन. यहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस, जहाँ से आप लोग किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर प्रिपेयर कर पाएंगे भी. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई आप लोगों को बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जो अपनी प्रिपरेशन करनी है और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज गाइस, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस. देखिए सॉल्व्ड PYQs बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहीं से आप लोगों को समझ आएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा रहा है अभी. अलॉन्ग विद दिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, सो दैट आप लोगों का एक पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर कंपोनेंट. अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट जिस भी चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करें तो उस चैप्टर को आप लोग जो है चंक्स के अंदर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है. अब आप लोगों को जो है वो कंसर्न्ड चैप्टर के अगर MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो वो भी आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.